देखिए, आज फिक्र की शुरुआत पाकिस्तान के मैप से करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान के मैप को दिखाने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये मैप न जाने आप कब तक पाकिस्तान का देख रहे हैं, इसके बाद नहीं बनो। पाकिस्तान का ये मैप आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि भविष्य में पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो सकते हैं ये आपको इसी मैप को देखकर समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जरा मैप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पार्ट्स देखिए आप, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है। पाकिस्तान में जल्द बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। बलूचिस्तान के साथ साथ सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता से मुक्ति पा सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना निश्चित है। फिर बचेगा सिंध और पंजाब, वहां भी आजादी की आग फैल रही है। इसके बाद पाकिस्तान को खंड खंड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये बातें सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या पाकिस्तान में कई हिस्सों में विभाजन हो सकता है? फिक्र की टीम सबूतों के साथ आपके सामने फैक्ट्स रखेगी। बलूचिस्तान और खैबर के का जो सूरत हाल है, हम आपको वहां से वायरल कई वीडियोस में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप खैबर के एक्सक्यूज मी वजीरिस्तान का ये वीडियो देखिए। रात के अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर हजारों पश्तून सड़कों पर उतर आए। ये देखिए जरा, वो सभी चीख चीख कर नारे लगा रहे थे। नारे क्या थे? ध्यान से सुनिए। है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। थोड़ा एम्बियंस अप करिए। ये देखिए, ये नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में। वजीरिस्तान में लग रहे आजादी के नारों से फील्ड मार्शल मुनीर, पीएम शहबाज शरीफ बेचैन हैं। दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बलूचिस्तान को संभालें या फिर खैबर पख्तूनख्वा को बचाएं, क्योंकि उनके हाथ से दोनों ही प्रांत तेजी से निकल सकते हैं। खैबर का वजीरिस्तान इलाका अचानक से क्यों सुलग उठा? वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम की क्रूर कहानी क्या है? वहां के पश्तून क्यों बागी हो चुके हैं? सड़क पर उतरकर आर्मी गो बैक के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? यह समझना जरूरी है। हाँ, सबसे पहले शाहिद अफरीदी कहां है? उनको कई बार यहां पर ओपन जीप में भी घूमते देखा गया था। कहां है वो? खैर, सबसे पहले बात खैबर की करते हैं। पाकिस्तान का यह हिस्सा अफगानिस्तान से लगा हुआ है। ठीक बलूचिस्तान की तरह बलूचिस्तान में बलूच आर्मी आज़ादी का बिगुल फूंक चुकी है, तो वहीं खैबर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मुनीर फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक आपको बात बताना है, तहरीक-ए-तालिबान का इमरान खान की पार्टी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अब आप हिंट्स समझते जाइए। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, तभी से टीटीपी ने खैबर में गहरी पैठ बना ली है। यह संगठन खैबर और दूसरे इलाकों में आतंकी हमले कर रहा है। टीटीपी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान फौज लंबे वक्त से ऑपरेशन चला रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी फौज क्रूरता की सभी हदें पार कर रही है। मई के महीने में ही पाक फौज ने यहां ड्रोन अटैक किए थे। ये पहली बार था जब पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के एक हिस्से में ड्रोन स्ट्राइक की थी। दावा किया था कि उसके टारगेट पर टीटीपी के आतंकी थे, लेकिन आम लोगों का दावा है कि फौज ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर आम पश्तूनों को मारा। और जब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पश्तूनों ने आवाज उठाई तो कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर में अवैध गिरफ्तारी हजारों की संख्या में की गई। इस इलाके में लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आज भी टीटीपी के मददगार बताकर आम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इस अत्याचार से परेशान होकर पश्तून लोगों ने आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छीन के लेंगे आजादी वाले नारे बुलंदी के साथ लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सेना और स्थानीय सरकार भी आमने सामने है। खैबर के सीएम अली अमीन गंडापुर का कहना है कि टीटीपी को लड़ाई से नहीं हराया जा सकता, तो मुनीर इस बात पर अड़े हैं कि वो टीटीपी को फौज की ताकत से कुचल देंगे। गंडापुर का कहना है कि खैबर में शांति तभी आएगी जब मिलिट्री ऑपरेशन बंद होंगे। मुनीर का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, टीटीपी पर हमले जारी रहेंगे। अब इस टकराव में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर पश्तूनों के संवैधानिक अधिकार फौजी बूटों से कुचले जा रहे हैं। देखिए, सबके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो फैक्ट ये है कि अगर बलूचिस्तान और खैबर में एक साथ बगावत हो रही है तो इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब यह है कि फौज के अंदर से भी कुछ ताकतें मुनीर को हिलाने के लिए आगे आ रही हैं। आपने क्रिया की प्रतिक्रिया वाला नियम जरूर सुना होगा, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। खैबर में इन दिनों यही हो रहा है। सेना आम लोगों पर जुल्म कर रही है तो जवाब में आए दिन पाकिस्तानी फौज के जवानों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। हम आपको खैबर में 3 साल में हुए हमले
और उसमें मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाक फौज की क्रूरता पर करारा जवाब दिया जा रहा है। खैबर में वर्ष 2023 में 651 हमले हुए, 500 सैनिकों की मौत हुई। वर्ष 2024 में 732 हमले हुए, 700 सैनिक मारे गए। 2025 में 300 हमले हुए हैं, अभी तक 220 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर 3 साल में 1500 पाकिस्तानी सैनिकों की इन हमलों में मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही बीएलए ने वहां पर बड़ा अटैक किया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 30 से ज्यादा जवानों को मार दिया है। बलूचिस्तान में बीएलए ने फौज के विरुद्ध ऑपरेशन बाम चलाया है। इसी ऑपरेशन के तहत कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पंजगुर, सुरब, केच और खारन समेत कई जिलों में करीब 17 हमले किए गए। उस समय बीएलए ने ऐलान किया था कि बलूचिस्तान को जल्द ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराएंगे, क्वेटा को नए देश की राजधानी बनाएंगे, क्वेटा में बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे और शाहबाज मुनीर ये क्रांति अपनी आंखों से देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान को बड़ा झटका देने वाली अगली खबर अमेरिका से आई। जिस पाकिस्तान के हुक्मरान ट्रंप के आगे नतमस्तक रहते हैं, जिस पाकिस्तान के सेना प्रमुख व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर करते हैं, आज अमेरिका ने उसी पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार किया है। मतलब मुनीर की थाली पर भारत की डिप्लोमेसी भारी पड़ी। अमेरिका में पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी लिस्ट में डाल दिया गया। टीआरएफ को ट्रंप सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया कि वो टीआरएफ ही है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। वो टीआरएफ है ये जिसका नाम लेकर भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत उम्मीदें रही होंगी, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान के आतंक के चरित्र को फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन अब तक टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट कहकर इसको संबोधित करते थे। पूरी दुनिया को बता रहे थे कि यह सिर्फ एक संगठन है, लेकिन अमेरिका ने अब बता दिया है कि यह सिर्फ एक टेररिस्ट फ्रंट है। यानी अब पूरी दुनिया जान चुकी है टीआरएफ में टी का मतलब टेररिस्ट और टेररिज्म है। टीआरएफ की सबसे ज्यादा चर्चा पहलगाम अटैक के बाद से हो रही थी। इसने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि बाद में भारतीय फौज के डर के मारे इनकार भी कर दिया। टीआरएफ खूंखार आतंकी संगठन लश्कर का ऑफशूट है, यानी उसी का एक हिस्सा जो कि कश्मीर में ऑपरेट करता है, जिस पर अब अमेरिका कानूनी और कूटनीतिक हथौड़ा चला चुका है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया को भी मिर्ची लगी। ये रिपोर्ट है। आई थिंक ये भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री बहुत बड़ी जीत है। अब हमारी दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया जाए। हालांकि उसमें चाइना पाकिस्तान के इशारे पे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोशिश करने में कोई वी डोंट लूज एनीथिंग। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर, दस्तावेज जारी कर पूरी दुनिया को बता दिया कि टीआरएफ वैश्विक आतंकी संगठन है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट भी है जिसमें यह भी दर्ज है कि टीआरएफ लश्कर का लाडला है। आपको डिटेल से इसकी जानकारी देते हैं। अमेरिका ने कहा कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का मुखौटा है, ऑफशूट। टीआरएफ ने भारत में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले की जिम्मेदारी ली। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की कोशिश है। ट्रंप सरकार आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। यह आतंक के खिलाफ अमेरिका का वो संदेश है जिसे आज पूरी दुनिया को देखना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है, आतंकी संगठनों को संरक्षण देता है। पाकिस्तान सिर्फ ये ढोंग करता है कि वो भी आतंकवाद से पीड़ित है। अमेरिका के इस फैसले का भारत ने स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले का स्वागत। यह अब स्पष्ट हो गया है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद विरोधी अभियान में साथ है। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद देते हुए कहा कि आगे भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। देखिए, ये एक बड़ा डिसाइसिव विक्ट्री है भारत की, बहुत डिसाइसिव विक्ट्री है डिप्लोमेसी के लेवल पर। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसी अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर अभी भी इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन वो खुलेआम घूमता है। तो अमेरिका जो कर रहा है वो इंटरनेशनली भारत के लिहाज से जरूरी है, लेकिन अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान पर प्रेशर बनाता है
इसके ऊपर वक्त बताएगा। अमेरिका ने टीआरएफ को 2 लिस्ट में डाला है, एक है एफटीओ और दूसरी लिस्ट का नाम है एसडीजीटी। देखिए, अब आपको यह समझना चाहिए कि लिस्ट में आने के बाद टीआरएफ पर कौन कौन से प्रतिबंध लगेंगे। एफटीओ लिस्ट अमेरिका का एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिका का विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। इसमें शामिल आतंकी संगठनों की मदद करने के लिए कानूनी कार्रवाई होती है। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या दूसरी मदद देता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। टीआरएफ के एसडीजीटी लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह है कि इस पर आर्थिक प्रतिबंध रहेगा। अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त होंगी। इसे अमेरिकी नागरिकों से लेन देन की अनुमति नहीं होगी। टीआरएफ को अमेरिकी संस्थानों से लेन देन की अनुमति नहीं होगी। इसके ग्लोबल वित्तीय नेटवर्क पर रोक लगाई जाएगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच सीमित हो जाएगी। टीआरएफ को फंडिंग की भी अनुमति नहीं होगी। टीआरएफ पर अमेरिका की कार्रवाई के बाद इसकी सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर में हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को यह एक्शन और पहले ले लेना चाहिए। देखिए, मैं आपसे बताऊं, वो आज इन्वेस्टिगेशन के नीचे है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, इसमें तबसरा करना गलत। आप ये मानकर चलिए कि जब जब अमेरिका के अपने ऊपर आती है तो तब तभी उन परिस्थितियों में उसे पता चलता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेरर जो है वो फैलाती है। अमेरिका ने ये कदम उठाया है, सराहनीय है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन पूरे तरीके से जो देश आतंकवाद फैलाते हैं उनके बारे में भी अमेरिका को जो है वो सोचना करना चाहिए। बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन हम ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूएसए की तरफ। हम लोग ज्यादा उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बट ये बहुत पहले करना चाहिए था। पूरा वर्ल्ड जानता है वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन टेरर फैलाते हैं देश के अंदर, कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी उनको जैसे कुछ होता है एकदम बैन करना चाहिए। जो कुछ हमारा भी हुआ है, पिछला वाकया घटा है, इतनी कमज़ोर इच्छा शक्ति के साथ नहीं कि हम किसी के बटन दबाने के ऊपर रुकेंगे। अगर हमने फैसला कर लिया तो फिर 2 फाड़ करके हटेंगे। इंदिरा जी की तरह होनी चाहिए इच्छा शक्ति। देश को इंदिरा गांधी की जरूरत है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाला टीआरएफ कितना खूंखार है, वो कैसे अस्तित्व में आया, पिछले 6 वर्षों से कैसे कई आतंकी हमलों में वो शामिल रहा, आइए अब देखते हैं। देखिए, 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, आतंकी संगठन है। यह कहा जाता है कि आईएसआई हैंडलर्स ने लश्कर की मदद से टीआरएफ बनाया था। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2023 को भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। 2023, सोचिए, वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के 108 आतंकी मारे गए। वर्ष 2022 में ही टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया गया। यह आतंकी संगठन आम नागरिकों की हत्या के साथ साथ सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में भी शामिल है। टीआरएफ अक्सर ऐसे लोगों को भर्ती करता है जो आम नागरिक जैसे दिखते हैं लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीआरएफ बेसिकली इसलिए बनाया गया जिससे कि लश्कर अपना नाम कश्मीर से हटा दे, लेकिन वो मदद करता रहा इसलिए उसका नाम जुड़ा रहा। फिक्र में अब 2 बड़ी राजनीतिक फाइल खोलने का वक्त आ चुका है, जिसमें एक खबर बिहार से है और दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। पहली खबर बिहार की है, जहां आज पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई जैसा बनाने का ऐलान किया। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ की है, जहां के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए आज कभी खुशी कभी गम वाला माहौल रहा। उनके बेटे को जन्मदिन के दिन ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। खैर, बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और तैयारियों में ना विपक्ष पीछे रहना चाहता है ना ही सत्ता पक्ष। एनडीए की इन्हीं तैयारियों को आज और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे। यहां उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद। पीएम मोदी ने पहले 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, फिर विपक्ष पर खूब हमला किया, जिसमें मुख्य रूप से लालू यादव के कार्यकाल की याद दिलाना शामिल था। मोतिहारी की रैली में पीएम मोदी की एंट्री रोड शो की तरह हुई। पीएम खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश होती रही। मोदी मोदी और भारत माता के नारे लगते रहे।
इसके बाद पीएम मोदी ने मोतिहारी में एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। आने वाले समय में मुंबई की तरह मोतिहारी और गुरुग्राम की तरह गया होगा। 33 मिनट के भाषण में पीएम ने कांग्रेस, आरजेडी और यूपीए के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि इन दलों ने बिहार को लूटने का काम किया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। पीएम मोदी की इस रैली से पहले विपक्षी तरफ से उन पर तीखे राजनीतिक हमले हुए। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें कटाक्ष की मात्रा काफी ज्यादा थी। उन्होंने अपने पोस्ट में सावन में मटन पार्टी, मोतिहारी चीनी मिल ना खुलवा पाना का दोष और अपराध के लिए पूर्व की सरकारों को दोष देने की सलाह दी। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार को सौगात दे रहे हैं। इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए, लेकिन सर से सर नीचे उनका नहीं झुका हुआ देखा, आत्मबल कमजोर देखा। शुगर मिल खुल गया, चाय पी लिए। कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी आते हैं बिहार को क्या क्या देते हैं। मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और 2025 तक आप इस बिहार को, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां यूपीए की सरकार में मात्र 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया। साथ 10 साल पहले भी प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए थे और मोतिहारी चीनी मिल को इंगित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और इसी बंद चीनी मिल से चालू होने के बाद इसी चीनी के से मैं चाय पीऊँगा आप लोगों के साथ बैठकर। आज तक न धुआं निकला न चीनी बन रहा है। चुनावी राज्य बिहार इस वक्त अपराध के लिए भी बदनामी झेल रहा है। बिहार के लिए जंगल राज 2 ट्रेंड कर रहा है। पटना के अस्पताल में घुसकर जिस तरह से चंदन हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने सुशासन के दावे की पोल एक बार फिर खोल दी है। बिहार में 1990 के बाद से अब तक या तो लालू यादव और उनकी पार्टी की सरकार रही है या फिर नीतीश कुमार की।
देखिए, सवाल यह है कि किसके शासन को जंगल राज माना जाए। आज हम आंकड़ों के साथ इस सवाल का जवाब देंगे। बिहार के अस्पतालों में हत्याकांड का इतिहास भी जानेंगे, लेकिन पहले चंदन मिश्रा मर्डर केस से जुड़े अपडेट्स और कुछ लेटेस्ट तस्वीर देख लेते हैं। देखिए, सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि पटना के पारस अस्पताल में अपराधी 1-2 नहीं बल्कि 15 राउंड फायरिंग करके गए थे। सोचिए, राजधानी पटना में दिन दहाड़े 15 राउंड फायरिंग होती है। इस दौरान चंदन की जान चली गई, जबकि एक शख्स घायल है। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के 10 गार्ड से पूछताछ की। अब वो वीडियो जो हत्या से पहले पारस अस्पताल के बाहर खड़े होकर प्लानिंग करने का है, वो देखते हैं। तौसीफ समेत कुल 6 अपराधी अस्पताल पहुंचे थे। इनमें 4 ने कैप पहनी थी, जबकि 1 हेलमेट पहने दिख रहा है। अस्पताल में घुसने से पहले तौसीफ सबको एक एक चीज समझाता दिखाई दे रहा है। इशारों से कुछ दिखा रहा है, जैसे बता रहा हो कि कैसे हत्या करनी है और फिर कैसे किधर से भागना है, एग्जिट कहां लेनी है। मामला ओके होने के बाद तौसीफ समेत 5 शूटर ऊपर गए, जबकि हेलमेट वाला अपराधी नीचे मोटरसाइकिल पर सबका इंतजार करता रहा। दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज आया है मर्डर के बाद का, वो देखिए। बाहर निकलने के बाद कैसे सारे अपराधी भाग गए। कमरा नंबर 209 में खूनी खेल खेलने के बाद सब उसी जगह पहुंचे जहां हेलमेट वाला अपराधी खड़ा था। नीचे खड़ा शूटर पहले से अलर्ट था, लिहाजा जैसे ही ऊपर से 5 आए, मोटरसाइकिल से सब के सब तुरंत भाग निकले। तीसरी तस्वीर पुलिस और प्रशासन के लिए तमाचे जैसी। अपराधी 3-3 की संख्या में 2 बाइक पर सवार होकर भागते दिखे, और वो भी जश्न मनाते हुए। एक शूटर पिस्तौल लहराता नजर आया, वो दोनों हाथ उठाए हुए था। इन बदमाशों के चेहरे पर खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखा। हत्या के बाद वो इस अंदाज में निकले जैसे उन्हें किसी का कोई डर ही ना हो। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है बिहार में अपराधियों की बहार। सोचिए, अब तक जितने भी वीडियो आए हैं उनसे ये चीज तो साफ हो गई है कि इस पूरे हत्याकांड को कुख्यात तौसीफ जो है वो लीड करता दिख रहा है। तौसीफ वही शूटर है जो अस्पताल में सबसे आगे चल रहा था और सबसे पहले कमरा नंबर 209 में घुसा था। चंदन हत्याकांड में आरोपी तौसीफ कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि इस चंदन मिश्रा के मर्डर के लिए तौसीफ को 10 लाख की सुपारी मिली थी। तौसीफ ने ही पारस अस्पताल की सारी जानकारी जुटाई थी। खबर है कि तौसीफ पारस अस्पताल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, क्योंकि उसने अपने करीबी का लंबे वक्त तक इसी अस्पताल में इलाज करवाया था। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि जब आरोपी अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी गेट पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और गेट पास मांगा। अब देखिएगा, गेट पास नहीं होने के चलते आरोपी ओपीडी के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। इसके बाद सारे शूटर सीधे कमरा नंबर 209 तक पहुंचे और चंदन मिश्रा को गोली से छलनी कर दिया। पुलिस को यह भी पता चला है कि हत्या में शामिल 2 शूटरों ने घटना से पहले बक्सर में चंदन मिश्रा से मुलाकात की थी। ये दोनों पहले से परिचित थे, इसीलिए चंदन को किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था, जबकि उसके आसपास घूम रहे लोग दुश्मन से हाथ मिला चुके थे। पुलिस ने अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुख्यात तौसीफ राजा के करीबी भी शामिल हैं। इनसे पूछताछ में कई नाम जो है वो सामने आने की संभावना है। चंदन मिश्रा केस में आरोपी हत्यारे तौसीफ पर नई जानकारी सामने आई है। वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, वो पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा था। तौसीफ ने अपना पोस्टर भी बनवाया था, जिसमें उसने अपना परिचय एक समाज सेवी के तौर पर दिया था। बताइए, लेकिन पटना के अस्पताल में तौसीफ का समाज सेवी वाला नहीं बल्कि शूटर वाला रूप दिखा है। सवाल है कि तौसीफ को चंदन की सुपारी किसने दी। पुलिस ने आज इसका पता भी लगा लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुनिया जेल में बंद शेरू सिंह नाम के बदमाश ने चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है। चंदन और शेरू कभी जिगरी दोस्त थे और मिलकर गैंग चलाते थे, लेकिन आरा में बड़े ज्वेलरी शोरूम में हुए लूट कांड के बाद पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसी विवाद के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और बात मर्डर तक पहुंच गई। एक थ्योरी यह भी है कि इस हत्याकांड के तार एक कद्दावर नेता से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस नेता के एक राइट हैंड का पिछले दिनों कत्ल हुआ था और उसी का बदला चंदन की हत्या करके लिया गया। चंदन के जेल से बाहर आने के बाद शूटर हायर किए गए थे। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि चंदन की हत्या की पुष्टि के लिए मुख्य शूटर तौसीफ ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सुपारी देने वाले को भेजा था और उसके बाद वो फरार हुआ। सीसीटीवी में भी ये दिखा था कि 4 शूटर एक साथ पहले बाहर निकले थे और कुछ सेकंड बाद तौसीफ अकेले बाहर आया था। आज भी इस मामले पर बिहार की सियासत उबलती रही। आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में चंदन मिश्रा के हत्यारों की तस्वीर दिखाते हुए नीतीश सरकार को टारगेट किया गया।
पटना के आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, कटाक्ष भी किया गया है, बिहार में काबा। तो पहली तस्वीर के नीचे लिखा गया है कि अपराधियों के राजबा, फिल्मी अंदाजबा, अस्पताल में गोलियों की बौछार बा। यानी कि कल जो पारस हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, 5 लोग अंदर प्रवेश करते हैं और चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। एक अस्पताल में घुस करके 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए, दे कम, दे किल एंड दे वॉक अवे। और ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी कि नहीं? तो आज अगर कोई घटना होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। वहाँ पर मुख्यमंत्री कोई मांडावली नहीं करते बीच कि मैं बीच बचाव कर सेटलमेंट करा दूंगा। अब आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। बिहार में अस्पताल में घुसकर मारने की पहली घटना नहीं है। पारस हॉस्पिटल की वारदात के बाद लोगों को 27 साल पुरानी एक खौफनाक वारदात याद आ गई। चंदन का मर्डर, ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की याद दिला गया। 13 जून 1998 के दिन ब्रज बिहारी प्रसाद पटना के ही IGIMS अस्पताल में टहल रहे थे। उसी वक्त कार से उतरे अपराधियों ने AK-47 की मैगजीन उन पर खाली कर दी थी। तब लालू यादव की पार्टी की सरकार थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और ब्रज बिहारी प्रसाद उनकी सरकार में मंत्री थे। दोनों घटनाओं के बीच भले ही 27 साल का अंतर है, लेकिन शहर और पैटर्न एक जैसा है। तब यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग ने ब्रज बिहारी हत्याकांड को अंजाम दिया था। 17 जुलाई को उसी स्टाइल में अस्पताल में घुसकर चंदन हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया, जिसका शक शेरू गैंग पर है। इस घटना के बाद ऐसा लगा जैसे बिहार अपने इतिहास को दोहरा रहा है। विपक्ष नीतीश सरकार के सुशासन की तुलना जंगल राज से कर रहा है, तो जेडीयू लालू यादव के जंगल राज की याद दिला रही है। सवाल यह है कि किसके शासन को जंगल राज माना जाए, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार? इसे अपराध के कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि आंकड़े अक्सर कंप्लीट पिक्चर नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं। 1990 से लेकर आज तक या तो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे या उनकी पत्नी राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार। बीच में कुछ दिनों के लिए जितन राम मांझी सीएम बने थे, लेकिन मोटे तौर पर पहले के 3 नेताओं का ही लंबा कार्यकाल रहा। देखिए, NCRB के मुताबिक 1992 में बिहार में कुल 1,31,000 अपराध हुए थे। इनमें 5,743 हत्याएं, जबकि 1,120 रेप के मामले थे। तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2004 के अपराध के कुल मामले 1,15,000 से ज्यादा थे। इनमें 3800 मर्डर और 1,000 से ज्यादा बलात्कार और 2,500 से ज्यादा अपहरण के मामले थे। तब राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी। इसके बाद नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। उनके शासन के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में बिहार में लगभग 3.5 लाख अपराध हुए। इनमें लगभग 12,000 अपहरण, करीब 3,000 हत्याएं और लगभग 900 रेप के मामले शामिल हैं। गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि घटनाओं की संख्या बढ़ गई, लेकिन हत्याओं की संख्या औसतन 42% तक कम हुई। हालांकि बीते वर्षों में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और खास तौर पर चोरी, डकैती, हत्या की कोशिश जैसे अपराध बढ़े हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पहले क्राइम की रिपोर्टिंग या केस दर्ज करने का रेट उतना नहीं था जितना आज के दौर में है, लेकिन ये कहकर भी अपराध के प्रति जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। अफसोस है कि हम डेवलपमेंट का डेटा कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अपराध का कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आयरनी है। बिहार की राजधानी पटना से 800 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल काफी गंभीर है। इसकी वजह उनके बेटे की गिरफ्तारी, वो भी बेटे के जन्मदिन पर ही। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन उनकी गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल काफी दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाहजी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 OSD के घरों पर ईडी भेजी थी और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। आगे उन्होंने लिखा है,
मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा। भूपेश बघेल न झुकेगा और न ही डरेगा। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठेगा, इसीलिए ईडी को भेजा गया है। बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब आया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हालांकि बयानों की इस जंग में मामला सड़क पर भी पहुंचा और कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध किया। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही टारगेट कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। देखिए, इससे पहले भी उनसे बहुत पूछताछ हुई थी और अभी भी आज जैसे जानकारी प्राप्त हुआ है तो उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि मामला का किस दोषी है। ये तो लगातार जो हथकंडे अपना रहे हैं, अगर आप सही तफ्तीश करो, मैं बार बार कहता हूँ, मैं इन एजेंसियों के पक्ष में और गलती कीमत मांगते मैं कहता हूँ, ये गलती कर रहे हैं, इनको कभी न कभी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आप कैसे झूठे आरोप लगा सकते हो, बंद कर सकते जेल के अंदर। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, यह सब कहीं न कहीं सरकार की एजेंसियों के पास कोई तथ्य होंगे, तथ्य के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी होगी। इसलिए न्याय जो निर्णय करता है वो ऊपर वाला करता है। अब बात करते हैं स्वदेशी हथियारों के शौर्य की। आज स्वदेशी हथियारों की मजबूती से जुड़े 3 शुभ समाचार हैं। पहला शुभ समाचार, भारत की मिसाइल शक्ति। पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग मिसाइलों के सफल टेस्ट किए गए हैं। इनमें अग्नि 1, पृथ्वी 2 और आकाश प्राइम शामिल हैं। दूसरी खबर भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत पर है। आज आईएनएस निस्तार को नेवी में शामिल कर लिया गया। तीसरा अपडेट उस स्वदेशी AK राइफल से जुड़ा है जो अब पाकिस्तानी आतंकियों का इलाज करेगी। इसका नाम होगा AK-203 शेर राइफल। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नौसेना को मिले नए बाहुबली की। आज नेवी में शामिल आईएनएस निस्तार एक आधुनिक डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी DSV है। आईएनएस निस्तार का इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में पनडुब्बी को बचाने के लिए किया जाएगा। इसमें DSRV यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल लगी है जो 650 मीटर गहराई से पनडुब्बी को निकालने में सक्षम है। आईएनएस निस्तार का वजन 9350 टन है, जबकि लंबाई 120 मीटर है। इस पर 200 से ज्यादा नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। यह लगातार 60 दिन तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। स्वदेशी तकनीक से बने आईएनएस निस्तार में 80% स्वदेशी उपकरण लगे। डाइविंग सपोर्ट वेसल एक छोटी नाव या सहायक जहाज होता है जो बड़े जहाजों या नौसेना के ऑपरेशंस में गोताखोरों को समुद्र में ले जाने और उनकी सहायता करने और जरूरी उपकरणों को ले जाने में इस्तेमाल होता है। आईएनएस निस्तार सिर्फ एक सपोर्ट शिप नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराइयों में दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम करने वाला साइलेंट किलर है। इसका नौसेना के इतिहास में संबंध रहा है। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी गाजी को आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाने के लिए भेजा था, लेकिन भारतीय नौसेना ने गाजी को समंदर की गहराई में ही खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन में जो डाइविंग टेंडर इस्तेमाल हुआ था उसी का नाम था आईएनएस निस्तार। अब उसी विरासत को नया जीवन देकर भारत ने आईएनएस निस्तार को आधुनिक रूप में तैयार किया। आज भी एक गौरवशाली नाम वापस लौटा है, निस्तार, जो एक नए आत्मबल और उद्देश्य के साथ पुनः अवतरित हुआ है। इस जहाज का भूतपूर्व अवतार का सृजन 29 मार्च 1971 को हुआ था और उसने इमीडिएटली
जो 1971 की इंडो पाकिस्तान की लड़ाई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Nistar, when it's commissioned and delivered to the crew, is going to be the pride of Indian Navy. It is a ship made for Indian Navy by an Indian shipyard and of indigenous material, which means the indigenous content in this ship is 80% plus. INS निस्तार से आगे बढ़ते हैं। बात भारत के स्वदेशी शेर की। AK-203 203 नहीं, 203 राइफल, असॉल्ट राइफल अब भारत की शेर होगी। ये पाकिस्तानी आतंकियों का पक्का इलाज करेगी। AK-203 भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। रूस के AK-203 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, इसीलिए अब AK-203 राइफल भारत में ही बन रही है। AK-203 राइफल की शक्ति की वजह से इसका नाम शेर होगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफल बनाई जा रही है। यहाँ हर महीने 12,000 राइफल बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि 2030 तक सेना को 6 लाख राइफल की डिलीवरी हो जाएगी। अगर इसकी ताकत की बात करें तो स्वदेशी AK-203 शेर की रेंज 400 मीटर है। यह 1 मिनट में 600 राउंड तक फायर कर सकती है। इसका वजन लगभग 4 किलो है। इसमें आधुनिक ऑप्टिकल साइट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा नाइट विजन कैमरा और ग्रेनेड लॉन्चर से भी लैस है। AK-203 की लाइफ 50,000 राउंड फायर की। इंसास राइफल से कई गुना ज्यादा है, बल्कि इंसास को ही रिप्लेस करेगी। सेना इंसास राइफल्स को पूरी तरह हटाने की योजना बना रही है। AK-203 इसे ही रिप्लेस करेगी। AK-203 वो हमारी फोर्सेस की मेन वेपन बनेगी और उसकी जो संख्या होगी AK-203 की वो करीब 6,01,427 होगी। लेकिन अब बात करते हैं सीरिया की। पिछले 2 दिनों से सीरिया पर इजराइल की सेना लगातार बमबारी कर रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की रातें धमाकों से गूंज रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी पर अत्याचार की बात कहकर हमले तेज कर चुके हैं और अब तक ये हमले एक तरफा हैं। सीरिया की तरफ से पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन अब सीरिया को बचाने के लिए तुर्की मैदान में उतरने की तैयारी में नजर आ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अब सीधा सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल इसी तरह सीरिया में बम बरसाता रहा तो हमें उसके खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एर्दोगान ने इजराइल पर भड़कते हुए उससे आतंकी देश तक कह डाला है। उनका गुस्सा, उनकी चेतावनी और उनका लहजा साफ इशारा कर रहा है कि मिडल ईस्ट में महायुद्ध का एक और मोर्चा खुलने वाला है। कुछ समय पहले तक नेतन्याहू की शक्ति का विस्तार सिर्फ गाजा तक सीमित था, लेकिन फिर उन्होंने ईरान को ललकारा और अब उनकी नजरें सीरिया पर भी हैं और लेबनान को ऑलरेडी काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मतलब साफ है, इस वक्त मिडल ईस्ट के हर मोर्चे पर नेतन्याहू शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ताकत को चुनौती देने के लिए तुर्की आगे बढ़ रहा है। तुर्की की सरकार न सिर्फ इजराइल को आतंकी देश करार दे चुकी है, बल्कि उसने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर सीरिया कहे तो वो उसे सैन्य मदद और हथियार देने को तैयार है। आपको बता दें कि सीरिया और तुर्की पड़ोसी देश हैं और तुर्की बार बार कह चुका है कि हमें अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी ताकत का दखल मंजूर नहीं है। लेकिन नेतन्याहू ड्रूज समुदाय पर हो रहे अत्याचार की आड़ में दमिश्क को निशाना बना रहे हैं। अब अगर तुर्की ने भी सीरिया की मदद के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया तो मिडल ईस्ट से महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि फिर यह जंग केवल इजराइल और तुर्की के बीच नहीं होगी, बल्कि दुनिया के ताकतवर देश भी इस जंग में कूदने के लिए मजबूर हो जाएंगे।